जब मुझे एक नई नई नौकरी मिली थी और मेरी पोस्टिंग हुई थी पाथोर चंपा गांव में। अब तो स्टेशन का नाम भी बदल गया है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। पर जब ये घटना मेरे साथ घटी तब देश आजाद नहीं हुआ था। पाथोर चंपा गांव पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव था। रेलवे लाइन खराब होने के कारण सफर करने का सिर्फ एक ही उपाय था और वो थी बैलगाड़ी। गर्मी और ठंडी के मौसम में ज्यादा तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन बरसात में और ज्यादा कीचड़ होने की वजह से और बैलगाड़ी के पहिए उसमें फंस जाते थे और गांव वाले हर रोज इस परेशानी का सामना करते थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। हम यानी मैं और धीमान। धीमान बिहार में रहता था और हम दोनों ने हमारा सफर एक साथ ही शुरू किया था। हमें बताया गया था कि हमारे रहने की व्यवस्था गांव के एक स्कूल में की गई थी। हमारा काम था गांव के लोगों से बातचीत करना और उनको कूली मजदूर का काम दिलवाना। इससे दो फायदे थे। इससे गांव के लोगों को आर्थिक सहायता मिल जाती थी और हमें मजदूर और कूली मिल जाते थे। हम घर से ट्रेन में बैठकर पाथोर चंपा गांव पहुंचे तो तब तक रात हो चुकी थी। बैलगाड़ी से हमें लगभग 2 घंटे में गांव पहुंच जाते थे, लेकिन थकान से मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। हम स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर कोई नहीं था। पूरा रास्ता सुनसान था, लेकिन वहां पर चारों ओर इतना अंधेरा था कि मानो रास्ता कंबल ओढ़कर सो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और इतनी थकान होने की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही थी। मैं धीमान को भी देख रहा था, उसकी हालत भी मेरे जैसे ही हो रही थी। मैं कुछ सोच रहा था, तभी धीमान बोला, भाई क्या हम आज रात इस स्टेशन पर ही सो जाएं? कल सुबह चले जाएंगे ना? थकान से मेरा पूरा शरीर टूट रहा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गांव यहाँ से कितना दूर था। आगे का रास्ता देखा तो इतना अंधेरा था कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगर मैं अपनी आंखों से ये सब नहीं देखता तो मुझे यकीन भी नहीं होता कि अंधेरा इतना काला हो सकता है। मैं स्टेशन मास्टर के ऑफिस के तरफ गया। टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर के ऑफिस के बाहर ताला लगा हुआ है। मैंने पूरे स्टेशन पर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मेरी नजर धीमान पर पड़ी। वो थका हुआ था, एक बेंच पर बैठा हुआ था और मैं भी बहुत थक गया था, तो उसके पास जाकर बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। हम खुले आसमान के नीचे बैठे थे, लेकिन यहाँ इतने मच्छर थे। एक रात आप यहाँ बिताएंगे तो मलेरिया से मर जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। तो मैं धीमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि धीमान सो गया था और उसके पैर बेंच से नीचे लटक रहे थे। तो मैंने उसको सीधा सुला दिया और ठंडी ठंडी हवा के कारण मुझे भी नींद आ गई। सोए हुए पता ही नहीं कितनी देर हो गई थी, लेकिन मुझे हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज आई और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि स्टेशन पर बहुत सारे लोग थे। वो लोग ऐसे खड़े थे कि जैसे कि अभी ट्रेन आने ही वाली थी। मैं एक आदमी के पास गया और उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मेरी बात को अनसुना कर दिया है। मैंने घड़ी में देखा तो सुबह के 3 बजे हुए थे। अचानक से एक रोशनी स्टेशन की ओर आ रही थी और इतनी रात को ट्रेन देखकर मैं हैरान था। खड़खड़ की आवाज सुनकर सभी लोग उठकर खड़े हो गए। तब मुझे कुछ अजीब लगा, क्योंकि सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर अचानक सभी हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे। मैं भी अचानक से आगे बढ़ने लगा। मेरे पास कोई टिकट नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये ट्रेन कौन सी थी, और फिर भी मैं आगे ही बढ़ता जा रहा था। तो मुझे लगा कि आगे सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं था। फिर भी ट्रेन रुक गई।
ऐसा लग रहा था कि मुझे लेकर ही जाएगा। अब अच्छे से ध्यान देकर सुना तो सब मुझे ही बुला रहे थे। आओ आओ, इधर आओ। मैं उनकी ओर बढ़ने लगा। अब कोई भी द्वंद नहीं था मेरे मन में। ट्रेन के कंपाउंड में जैसे ही मैंने पैर रखा, तभी एक छोटे कद का आदमी आया और मुझे धक्का दिया। उस धक्के से मैं नीचे गिर पड़ा स्टेशन के ऊपर, और उसी वक्त ट्रेन भी बहुत जोर आवाज के साथ काले अंधेरे में कहीं खो गया। मैं स्तब्ध होकर स्टेशन पर बैठ गया। धीमान अभी भी सो रहा है। अब मैंने ध्यान से मेरे सामने बैठे आदमी को देखा, जिसे मैं छोटा समझ रहा था। वो छोटा नहीं है, बल्कि उसके पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ है। कुबड़ के भार से कमर झुक कर चलता था वो। मुझे चुपचाप बैठे उसने देखा। कितना बड़ा खतरा होने वाला था आज, अगर मैं ना आया होता तो। किस चीज का खतरा? वो शापित ट्रेन है, वो असली में है ही नहीं। हर रात इसी तरह लोगों को नर्क में खींचने के लिए आती है। एक बार जो उस ट्रेन में चढ़ा, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती है वो। मैं अपना कपड़ा झाड़ते हुए फिर से बेंच पर जाकर बैठा। वो आदमी भी धीरे से आकर मेरे पास बैठा। असल में बात क्या है, जरा खुलकर बताएं। मध्य रात की ट्रेन है, परंतु तुम कह रहे हो शापित ट्रेन। मुझे भी लगा जैसे कोई पुकार से मैं सम्मोहित होकर उठने ही वाला था। वो आदमी और भी स्पष्ट आवाज में कहने लगा, इस कारणवश रात में कोई स्टेशन पर नहीं रहता। स्टेशन मास्टर जी रात के 11 बजते ही चले जाते हैं। सिर्फ एक गार्ड रहता है रखवाली करने के लिए, लेकिन वो भी नशे में चूर होकर कहीं पड़ा होगा। अगर हजारों ट्रेन भी आ जाए, फिर भी उसकी नींद नहीं टूटने वाली है। परंतु बाबू साहब, आप लोग इतने रात में स्टेशन में क्यों? उसे सारी बात खुलकर बताने के बाद उसने कहा, पाथोर चंपा गांव अभी भी बहुत दूर है, कुछ घंटे की बात है। मैं ये सोचकर स्टेशन पर बैठा रहा, सुबह होते ही मुझे बैलगाड़ी मिल जाएगी। उस आदमी के धीरे धीरे अंधेरे में कहीं खो जाते हुए देखा। मैं पीछे से आवाज लगाकर पूछा, आप कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अच्छा, चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। उसका नाम सुनाई नहीं दिया। उससे पहले ही वो गायब हो था। स्टेशन के नल के पानी से मुंह धोकर फिर से बेंच पर जाकर लेट गया। फिर कब नींद छा गई आंखों पर पता ही नहीं चला। नींद टूटा धीमान के बुलाने पर, अब उठ भी जाओ, पराशर आ चुका है। स्टेशन के बाहर जाकर देखा, बैलगाड़ी के ऊपर बैठा है एक अधेड़ उम्र का आदमी। हम दोनों को देख जल्दी गाड़ी से उतरकर सब सामान लेकर गाड़ी में रखना शुरू किया। बैलगाड़ी पर बैठे तो हट हट आवाज करते हुए गाड़ी अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। कल रात क्यों नहीं आए थे? बाबूजी, रात होने पे ये स्टेशन आना मतलब गांव की बातें हैं साहब। दिमान को कल रात के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं भी उसे कुछ नहीं बोला। गाड़ी इत्मीनान से आगे बढ़ते जा रही थी। चारों ओर प्राकृतिक दृश्य को देखकर ही पता चलता था कि एक पिछड़ा हुआ गांव है। कोई पक्का घर भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक चुपचाप चलने के बाद बैलगाड़ी का ड्राइवर ने खुद से बोला, मतलब बाबूजी, कल रात को स्टेशन में कुछ देखा क्या? धीमान ने उत्तर दिया, क्या देखेंगे? असल में रात के 3 बजे एक शैतानी ट्रेन आती है। सुनते ही मेरे पीठ के बीचों बीच एक ठंडी सी लहर दौड़ी। मतलब कल रात की घटना सच्ची थी, कोई सपना नहीं। सुबह उठकर मुझे सपना जैसे ही लग रहा था। ये ट्रेन का क्या माजरा है? खुद को जितना ही हो सके स्वाभाविक रखते हुए प्रश्न पूछा।
वो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो ट्रेन आती है रात को, हाँ, जो मिलता है नरक के दरवाजे तक ले जाता है। जो उस ट्रेन में चढ़ता है वो फिर से प्रेत बन के पृथ्वी में लौट के आते हैं। मुक्ति नहीं मिलती उनको। रोज रात को ये घटना बार बार घटती है। कितने लोगों को ले गया है। ये गांव भी इसलिए पूरा खाली हो चुका है। कुछ परिवार ही रहते हैं सिर्फ। आखिर की कुछ बातें सुनकर सिर पर हाथ देकर बैठ गया। कोई नहीं रहता तो कुली और मजदूर कहां से मिलेंगे? जब उसे ये बात पता चली तो उसने कहा, 10-15 घर मिला के पाथर छपा गांव है। यहाँ पे मजदूर कहाँ मिलेगा साहब? स्कूल के जिस घर पे आप लोगों के लिए रहने का व्यवस्था किया है वो घर भी तो आजकल बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बारिश होने पे हम लोग स्कूल पे ही अपना डेरा जमाते हैं। मजदूरों के लिए पास वाले गांव में जाना पड़ेगा। वो सब लेके सोचिए मत। कंपनी का कागज दिखाकर पैसों की लालच में सभी आएंगे। फिर कुछ पल सब चुपचाप बैठे। प्रेत बनकर लौट आते हैं, इस बात का क्या अर्थ है? पराशर ने बोलना शुरू किया। वो बहुत दिन पहले की बात है। कहीं दूर से एक ट्रेन आती थी। रात के 3 बजे स्टेशन पे आके रुकती है। सिग्नल नहीं था। कुछ देर बाद स्टेशन मास्टर सिग्नल दे दिया, लेकिन उन्होंने ठीक तरीके से देखा नहीं था। कुछ ही दूर ट्रेन लाइन टूटी हुई थी। एक भयंकर दुर्घटना में उस ट्रेन की सभी यात्री मारे गए थे। अद्भुत तरीके से अगले दिन स्टेशन मास्टर की कटी हुई लाश बरामद हुई थी स्टेशन घर से। उसके बाद से ही हर रात 3 बजे वो ट्रेन लौट आती है। उसके साथ ही सभी यात्री भी। स्टेशन छोड़ के थोड़ी ही दूर में दुर्घटना स्थल में आके ट्रेन गायब हो जाती है। ये सभी बातें हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन कोई भी उस ट्रेन को देखने के लिए बाहर नहीं निकलता। हमारे गांव में एक लड़का था, नाम था राजीव। बचपन से ही वो बहुत साहसी था। एक रात उसको लौटने में बहुत देर हो गया। बैलगाड़ी नहीं मिला था। इतनी रात इतना लंबा रास्ता कैसे आएगा, ये सोचकर स्टेशन पे ही रुकने का सोचा उसने। रात के 3 बजे वही शैतानी ट्रेन लौट के आई। आसपास जो भी आत्माएं थी सभी स्टेशन पे इंतजार कर रहे थे। ये पूरी घटना सुनकर मुझे कल रात की वाकया याद आ गई। कैसे करके वो लोग भी मुझे इशारा करके बुला रहे थे। उसके बाद वो सभी ट्रेन पे चढ़ जाते हैं। ऐसा ही चलता आया है। जो भी उस स्टेशन पे अकेला रहता है उसे भी वो लोग बुलाते हैं। अगर एक बार ट्रेन पे चढ़ गए बस वहां से कभी भी नहीं लौट सकते। हमारा राजीव भी लौट के नहीं आया। दिल ही दिल में धन्यवाद दिया उस आदमी को, आखिरी समय पर आकर मुझे बचाने के लिए। काम पर आने से पहले ऐसे अपशगुन भारी बातों से मन विचलित हो गया। यहाँ आकर कुछ गलती तो नहीं कर बैठा? मुझे गंभीर रूप में देखकर धीमान ने पूछा, क्या हुआ भाई? इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? नहीं सोच रहा हूं ये जगह, लेकिन धीमान ने इशारा करते हुए मुझे चुप करवा दिया। फिर कान के पास आकर बोला, ये सब काम ना करने देने का बहाना है।
तुम्हें ये सब भूतों की असलियत नहीं पता? फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। कुछ देर बाद गाड़ी स्कूल भवन के सामने आकर रुकी और सभी सामान लेकर वो हम लोग अंदर प्रवेश किए। पराशर गाड़ी में बैठकर ही कहने लगा, मैं इसको रख के आता हूँ बाबूजी। बाथरूम में पानी है, नहा लीजिएगा। दोपहर का खाने का चिंता मत करिए बाबूजी, मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा। ठंडे पानी से नहाकर मेरा मन एकदम तरोताजा हो गया। पास के किसी घर पर शायद पराशर खाने के लिए बोल रखा था। गरम गरम खिचड़ी और आलू की भाजी के साथ एक महिला घर के अंदर आई। कल रात से कुछ खाना पीना नहीं हुआ था। भूख से पेट के अंदर जैसे आग लग रही हो। सब खाना मानो अमृत जैसा लग रहा हो। जल्दी से खाना खत्म करके घर के अंदर चले गए विश्राम करने के लिए। यहाँ स्कूल में एक कक्ष मौजूद था। मोटा कंबल बिछाकर सोने का आयोजन किया। सारी रात की थकान और पेट पूजा के बाद गहरी नींद आ गई। सपने में देखा तो वो कुंवड़ आदमी स्कूल के बाहर खड़ा है। स्कूल स्टेशन के एकदम पास मौजूद है। फिर से वो ट्रेन तेज रफ्तार में आ रही थी। स्टेशन का वो आदमी इस बार मुझे घसीटते हुए ले जा रहा था। के ऊपर कोई इंसान दुबक कर बैठा है। धीरे धीरे उस आदमी का चेहरा एक भयानक रूप में परिवर्तित हो गया। एक महिला थी जिसके शरीर पर कोई मांस का नामो निशान नहीं था, सिर्फ हड्डी दिखाई दे रही थी। वैसे ही बैठी थी उस आदमी के पीठ पर और हाथ हिलाकर मुझे बुला रही थी, आओ आओ। तेजी से बढ़ते हुए स्कूल की तरफ आ रही थी। वो तेज रोशनी में सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने आंख बंद करके देखी। अब वो औरत उस आदमी के पीठ से उतरकर अपने सीने के बल पर मुझे मेरे पास आ पहुंची। डर से मेरे सांसें रुक ही गई थी। ऐसा लग रहा था तब अचानक से किसी ने मेरे मुंह पर पानी उड़ेल दिया। चौंक कर उठकर बैठा तो देखा धीमान मेरे एकदम मुंह के पास झुककर बैठा है। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख रहे थे? जोर जोर से सांस लेते हुए बोला, हाँ बुरा सपना ही देख रहा था। एक गिलास पानी देकर मुझे बताया, कल पूरी रात तुम सोए नहीं थे ना, इसलिए देखे होगे। तुम विश्राम करो, मैं गांव घूम कर आता हूं। सांझ के समय लालटेन की टिमटिमाते हुए रोशनी में बैठने का साहस ही नहीं हो रहा था। रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था अंधेरे उसके पास छुपकर बैठा है। लग रहा था किसी भी क्षण उसे निगल जाएगा। इस गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। काम कैसा होगा क्या पता। धीमान, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। चलो एक बार सब देख लेना ही तो जरूरी है। घोर अंधेरे में काम नहीं हो पाएगा। कल सुबह से कूली और मजदूर ढूंढने में का काम शुरू करेंगे। सांझ पूरी तरह से ढलने से पहले हम दोनों गांव में कूली मजदूर ढूंढने लगे। कुछ देर चलने के बाद बस 12 घर छोड़कर कुछ नजर नहीं आ रहा था। स्कूल घर में आकर देखा पराशर खाने का इंतजाम करके बैठा है। दोनों का सूखा पड़ा मुंह देखकर उसने कहा, मैंने बोला था ना, आप लोगों ने विश्वास नहीं किया। इस गांव में लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जो हैं ना उनको दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। इस गांव के बहुत लोग खो गए हैं धीरे धीरे। आखिर में खो गए थे इस गांव के ही मास्टर जी तारकनाथ रॉय। उसके बाद से ही हमारे गांव में मौत का सिलसिला कम हुआ। लोग कहते हैं मास्टर जी स्टेशन की रखवाली करते हैं। उनकी एक अपंग लड़की भी थी। मास्टर जी स्टेशन की रखवाली करते हैं। उनकी एक अपंग लड़की भी थी। लड़की को लेकर मास्टर जी शहर जा रहे थे इलाज के लिए बाबूजी। वो लोग भोर के ट्रेन से जाने वाले थे। रात को ही बैलगाड़ी से बाप और बेटी स्टेशन पहुंच गए थे। घड़ी ना देखकर गलती से ट्रेन में चढ़ गए। उसके बाद से
उनका कोई अता पता नहीं। कोई कोई कहता है कि ठीक उस समय तारकनाथ स्टेशन पे दिखाई देता है, लेकिन अकेले नहीं। अपंग लड़की उसके पीठ पे बैठी रहती है। दूर से देख के कुंवर जैसा लगता है। असल में वो अपनी बेटी को अपने पीठ पे बिठा के घुमाते थे। रात के 3 बजे वो शैतानी ट्रेन अगर कोई गांव वाले को उठा के ले जाए, तारकनाथ अपनी बेटी के साथ वहां आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। ये खबर गांव में फैलते ही सभी धीरे धीरे गांव से चले जा रहे हैं। हम लोग कुछ ही परिवार हैं यहाँ, हम कहीं और भी नहीं जा सकते, इसलिए बोल रहा हूँ, रात को स्टेशन में मत जाइएगा बाबूजी। पराशर चले जाने के बाद मुझे पत्थर के जैसे बैठे देखे धीमान ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? इतने पसीना क्यों आ रहा है? मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। ये देख धीमान ने एक गिलास पानी देते हुए कहा, अरे भाई, ये सब कहीं सुनी बातों पर विश्वास मत करो। जैसे जैसे पानी पीकर उसे बोला, कल रात जब तुम बेखबर सोए हुए थे, तब मैंने भी देखा कि तारकनाथ जी को मैंने अपनी आंखों से उस ट्रेन को देखा। मैं ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था, लेकिन आखिरी वक्त उस आदमी ने आकर मुझे बचा लिया। उस रात और कोई बातचीत नहीं हुई। रात 3 बजे तक दोनों जागकर इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी समय पर ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उसके बाद धीमान को मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा। थोड़ा और कुछ समय बीत चुका था। इन कुछ दिनों में हम दोनों ने बहुत प्रयास किया, पर कुली मजदूर ज्यादा मिले नहीं। पाथोर चंपा गांव नाम सुन के कोई नहीं आता था, इसलिए सरकारी ऑफिस में चिट्ठी भेजा गया। फिर कलकत्ता से कुछ लोग आए। कुछ महीने तक कामकाज ठीक से हुआ। हम सब स्कूल में घर में ही रहते थे। फिर कलकत्ता से कुछ लोग आए। कुछ महीने तक कामकाज ठीक से हुआ। हम सब स्कूल में घर में ही रहते थे। अब लगभग काम खत्म ही हो चुका था। अगले दिन सब घर लौट के जाएंगे। कुली मजदूर सब वापस चले गए, सिवाय मेरे और धीमान के। शुरू के दिनों में जो दिल में बैठ गया था, वैसा कुछ दुर्घटना नहीं घटी। जिस दिन लौट आएंगे उसके पहली रात धीमान ने बोला, कल तो चले जाएंगे। ये कहने के बाद जो कहानी बार बार सुनी थी, अब उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। चलो स्टेशन की ओर। उसकी ये बात सुनकर मेरा सारा शरीर डर से कांप उठा, लेकिन मुझे देखकर वो समझ गया मैं जाने से कतरा रहा हूं। उसने मुझे और कुछ नहीं कह के लालटेन लेके सीधा स्टेशन की ओर चला दिया। दोस्त सोचकर मैं उसके पीछे चल दिया। तब रात के बज रहे थे 2:45। स्टेशन के पास वाले घने पेड़ के नीचे घना कोहरा था। एक एक पल लग रहा था कि जैसे सालों के बराबर। लग रहा था दोनों ही एक दूसरे के दिल की आहट सुन पा रहे थे। ऐसा अचानक कोई फैसला लेना गलत तो नहीं था। तभी एक तेज रोशनी को देखते हुए मैंने धीमान से कहा, देखो वो आ रहा है। फिर से देखा तो न जाने कहां से स्टेशन की जमीन को चीर कर बहुत सारा शरीर हाजिर हो गया था। लग रहा था जैसे ट्रेन का इंतजार कर। जोरों की आवाज के साथ ट्रेन आ पहुंची। पाथोर चंपा गांव स्टेशन के प्लेटफॉर्म से अभी तक सभी यात्री ट्रेन पर चढ़ने लगे। धीमान मेरे कान के पास आकर धीरे से बोल उठा, तारक मास्टर कहाँ हैं? हाथ से इशारा करते हुए दिखाया। जमीन के साथ एकदम झुककर चल रहा था एक इंसान, स्टेशन के इस पार से उस पार। उसके पीठ पर उसकी असहाय और अपंग लड़की। उसे ही देखकर लग रहा था ये कुबड़ जैसा। ट्रेन के अंदर से सब यात्री अब हमें बुलाने लगे, आओ आओ इधर आओ। आश्चर्य होकर देखा, धीमान उनकी तरफ खींचा चला रहा था।
समझ गया कि वो मेरे जैसा सम्मोहित हो चुका था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा, परंतु वह हाथ छुड़ाकर फिर से ट्रेन के पास आकर धीरे धीरे जाने लगा। मैं चीख कर उसे बुलाया, धीमान, उतर जाओ। तभी मेरा ध्यान तारकनाथ के ऊपर गया। उन्होंने एक कठोर दृष्टि से हमें देखते हुए कहा, सब जानकर भी फिर भी यहाँ डर गए। उसकी पीठ की तरफ से 2 क्रोध से भरी हुई आंखें नजर आई। मुझे तुरंत वो सपना याद आ गया। मैंने मेरे अंदर की पूरी शक्ति को एकजुट करके दीवान को खींचा और दोनों ही गिर गए पेड़ के नीचे। ट्रेन भी तेजी से आवाज करते हुए अंधेरे में ओझल हो गई। दीवान के हाथ पर गहरी चोट लग गई। चेतना आया तो उसने कहा, ये सब क्या था? मैंने उसे उत्तर नहीं दिया। हम दोनों को छोड़कर स्टेशन पर और कोई नहीं था। तारकनाथ जी को भी कुछ अता पता नहीं था। सब सामान लेकर स्टेशन के बेंच के ऊपर बैठ गया। सुबह की ट्रेन बस कुछ ही देर में आने वाली थी। पाथोर चंपा गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जा रहे थे, लेकिन रह गया था तारकनाथ जैसे कुछ लोग जो साधारण व्यक्ति की हमेशा रक्षा करेंगे।